हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विवेक और मैं आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ट्रेनी स्पार्क। दोस्तों, ट्रेनी स्पार्क एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप ट्रेनी टीचर हैं, मतलब अगर आप किसी भी प्रकार का कोई कोर्स कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड या फिर एजुकेशन के फील्ड में, चाहे वो बीएड हो या डिप्लोमा हो, तो ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म और मैं आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में अगर आप आईडीडी से कोर्स कर रहे हो या आप एचआई से कोर्स कर रहे हैं या आप वीआई से कोर्स कर रहे हैं या आप एमडी से कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम और आप मिलकर अपने सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हमें पता है स्पेशल एजुकेशन का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है और उसको हम अच्छे से कंप्लीट नहीं करते हैं, जिस वजह से हमारा एग्ज़ाम में बहुत कम स्कोर आता है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे और आगे अपनी पढ़ाई को, स्टडी को बहुत इजी वे में समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। दोस्तों, इस चैनल पे हम नोट्स के साथ साथ, यानी कि अपने सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट कवर करने के साथ साथ एग्ज़ाम्स में आने वाले इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स को भी कंप्लीट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है यहाँ पर यूज़ होने वाला टूल्स। तो उस टूल्स को भी हम अच्छे से जानेंगे। जैसे कि हमारे पास 2-3 टूल्स के नाम मैं बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बेसिक एमआर हो गया, एफएससीपी हो गया, एमडीपीएस हो गया, कार्स हो गया और उपनयन हो गया। ये सारे टूल्स भी हम आगे चल के यहाँ पर सीखेंगे। और ये थ्योरी एग्ज़ाम में भी आता है टूल्स 5 नंबर 10 नंबर का, कि बेसिक एमआर को समझाइए। बेसिक एमआर को एक स्पेशल एजुकेशन को, एजुकेटर को स्पेशल चाइल्ड के ऊपर कैसे अप्लाई करना चाहिए, और प्रैक्टिकल में तो आता ही आता है। तो इन्हीं सब चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और अपनी इस यात्रा में, इस जर्नी का जो पहला स्टेप है, यानी कि हमारा ये वीडियो, इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मेरा नाम विवेक है और मैंने आप ही की तरह स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में आईडीडी से 2 साल पहले, यानी कि 2021 के 21 से 23 के जो सेशन था, उस सेशन में मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया और अभी मैं गवर्नमेंट स्कूल में पीआरटी के पोस्ट पे कार्यरत हूँ, यानी कि पोस्टेड हूँ। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इतनी काफ़ी है, बाकी हम आगे अपने आने वाले वीडियोस में जानेंगे, सीखेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक और पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमें पता है ये वीडियोस, ये चैनल स्पेशल एजुकेटर्स के लिए है, यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में ट्रेनी टीचर्स हैं, चाहे वो आईडीडी के हों, एमडी के हों, एचआई के हों, वीआई के हों। यहाँ पे हम हर एक वीडियो में बाइलिंगुअल बातें करेंगे। और आज का हमारा जो पहला वीडियो है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। और फर्स्ट ईयर में हमारा पहला पेपर जो है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के नाम का है। और पहला पेपर जो है वो कॉमन पेपर है। कॉमन पेपर का मतलब ये हुआ कि ये जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी नाम का पेपर है, यानी कि सब्जेक्ट है, वो हर स्टूडेंट को पढ़ना है, चाहे वो आईडीडी का हो, एमडी का हो, एचआई का हो या फिर वो वीआई का हो। तो मैंने आपको बताया कि हम पॉइंट टू पॉइंट अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा 1.1 यानी कि यूनिट 1 का 1.1 जो है वो है हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि विकलांगता का हमारा इतिहास क्या रहा है, हमारा इतिहास विकलांगता को लेकर क्या बताता है, ये सारी बातें हम सीखेंगे इस चैप्टर के 1.1 यूनिट में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही हम स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में आते हैं तो यहाँ पर हमसे और हमारे आसपास के स्टूडेंट से, हमारे जो टीचर्स होते हैं कॉलेज में, वो पहला सवाल ये करते हैं कि आपको विकलांगता के बारे में क्या पता है या फिर विकलांगता से आप क्या समझते हैं। तो हम इसका जवाब कैसे देते हैं? हम बोल देते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से असक्षम हो, यानी कि जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो। लेकिन इसका और भी बड़े मतलब हैं। जैसे कि हम जानते हैं तो विकलांगता शारीरिक तो है लेकिन उसके साथ साथ मानसिक भी है।
तो चलिए देखते हैं। तो विकलांगता का एक सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि यह यानी कि डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है, जाहिर सी बात है डिसेबिलिटी एक कंडीशन है, तो यह एक शारीरिक या मानसिक स्थिति होती है, या तो फिजिकल हो सकती है या तो फिर मेंटल कंडीशन हो सकती है। पहली बात, डिसेबिलिटी फिजिकल मेंटल दोनों भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। तो जो व्यक्ति की गतिविधियों करने की क्षमता को प्रभावित करती है, यानी कि विकलांगता एक ऐसी कंडीशन है जो व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। यह जन्मजात भी हो सकती है, जीवन में किसी चोट के कारण यानी कि एक्सीडेंट के कारण भी हो सकती है, लंबी बीमारी के कारण भी हो सकती है और उम्र बढ़ने के कारण भी हो सकती है। तो इतनी सी बात इस स्लाइड पे हम ये जानते हैं कि विकलांगता यानी कि डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है, कंडीशन यानी कि दो तरह की कंडीशन है, मेंटल और फिजिकल दोनों, यानी कि विकलांगता शारीरिक और मानसिक स्थिति है जो किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। यह जन्मजात हो सकती है, पहला कि जन्म के समय से हो सकती है, दूसरा एक्सीडेंट के कारण यानी कि जीवन में किसी प्रकार की गंभीर चोट लग गई उस कारण हो सकती है, कोई लंबी बीमारी के कारण हो सकती है और एज बढ़ने के कारण हो सकती है। कैसे? जन्म से अगर कोई व्यक्ति देख नहीं सकता तो वो जन्मजात हो गई, जीवन में कोई एक्सीडेंट हुआ इस वजह से नहीं देख पा रहा तो चोट लगने के कारण हो गई, और बीमारी के कारण जैसे कोई व्यक्ति लकवाग्रस्त हो गया यानी कि उसके हाथ पैर काम नहीं कर पा रहे तो वो किसी बीमारी के कारण हो गया, और उम्र बढ़ने के कारण जैसे जैसे हमारी फैमिली में किसी मेंबर की उम्र बढ़ती है उसको दिखाई देना या सुनाई देना कम हो जाता है, यानी कि दिखने की और सुनने की क्षमता उसकी प्रभावित हो जाती है। तो ये कंडीशन भी डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है। तो चलिए डिसेबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। तो देखिए, डिसेबिलिटी का जो पहला एग्जांपल है वो है फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि शारीरिक विकलांगता, यानी कि यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से किसी काम को नहीं कर पाता। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसे लकवा मार चुका है, वो चल नहीं पाता, तो वो उस व्यक्ति के लिए शारीरिक विकलांगता यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी है। अगर कोई व्यक्ति देख नहीं पा रहा तो वो विजुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं देता या नज़र बहुत कमज़ोर है वो भी विजुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आ जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है हियरिंग डिसेबिलिटी यानी कि श्रवण विकलांगता, यानी कि जाहिर सी बात है, नाम से पता है, एक व्यक्ति जिसे सुनाई नहीं देता या कम सुनाई देता है, जैसे कि विजुअल डिसेबिलिटी में था दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है, सेम यहाँ भी है हियरिंग डिसेबिलिटी में सुनाई नहीं देता या कम सुनाई देता है, ये भी हियरिंग डिसेबिलिटी है। फिर एक आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये बहुत बढ़िया होता है, मतलब विकलांग व्यक्तियों के लिए तो बहुत हानिकारक होता है लेकिन एग्जामिनर्स के लिए बहुत बढ़िया होता है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है, एक व्यक्ति जो सीख नहीं सकता यानी कि सीखने में समस्या हो, किसी चीज़ को समझने में समस्या हो, और संवाद मतलब कम्युनिकेशन में तकलीफ हो, वो भी, तो ये तीन चीज़ मिलती है तब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बनता है। यानी कि एक व्यक्ति जिसे सीखने में समस्या हो, किसी चीज़ को समझने में समस्या हो और कम्युनिकेशन में कठिनाई हो, वो आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत, ठीक। फिर आगे हम बढ़ते हैं। फिर हमारा पांचवा आता है मेंटल हेल्थ कंडीशन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है या उसको एंजाइटी है, ये भी एक डिसेबिलिटी है, लंबे समय से डिप्रेस है कोई व्यक्ति, वो भी एक विकलांगता के अंतर्गत काउंट होता है। एक व्यक्ति जिसे डिप्रेशन या एंजाइटी है, जिसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है, डिप्रेशन या एंजाइटी से जिस व्यक्ति की रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है, वो भी किस में आएगा, डिसेबिलिटी में आएगा। और ये किस नाम से आएगा, मेंटल हेल्थ कंडीशन के नाम से आएगा। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। डिसेबिलिटी क्या होती है? विकलांगता एक शारीरिक और मानसिक स्थिति है जो किसी व्यक्ति के गतिविधि करने की क्षमता को प्रभावित करती है। विकलांगता जन्म के समय से भी हो सकती है, जीवन में चोट लगने के कारण हो सकती है, और उम्र बढ़ने के कारण भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं और कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे विकलांगता से। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी था।
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि ये वाला बौद्धिक विकलांगता। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किसे कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को सीखने में भी समस्या हो, समझने में भी समस्या हो और संवाद तीनों में समस्या होती है, तब वो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहलाता है। वो बच्चा जो होता है वो शारीरिक रूप से बहुत फिट दिखेगा आपको, लेकिन उसके ब्रेन में या उसके अंदर की एबिलिटी ये होती है कि वो सीख नहीं पाता, जल्दी समझ नहीं पाता, या वो अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत काउंट होता है। चलिए, तो विकलांगता यहाँ तक ख़त्म हुआ हमारा, हमें बहुत इजी वे में याद रखना है। अब हम जो हमारा 1.1 टॉपिक था हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव, उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव यानी कि हिस्ट्री, विकलांगता का इतिहास। तो इतिहास, हमारा इतिहास भी जो होता है प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो प्राचीन काल में विकलांगता को क्या कहा जाता था उसके बारे में देखिए। प्राचीन सभ्यताओं जैसे ग्रीस और रोम में विकलांग लोगों को अक्सर समाज से अलग कर दिया जाता था या मार ही दिया जाता था। उन्हें दुर्बल या अभिशप्त, अभिशप्त मतलब होता है अभिश्राप के रूप में माना जाता था। यानी जब हम विकलांगता का प्रोस्पेक्टिव देखते हैं, इतिहास देखते हैं, तो पहला प्राचीन काल आया। प्राचीन काल में ग्रीस और रोम जैसी जो सभ्यता थी, वहाँ पे जो विकलांग व्यक्ति होते थे उन्हें अक्सर समाज से अलग कर दिया जाता था या फिर उन्हें मार दिया जाता था। उन्हें कैसे देखते थे? अभिश्राप, यानी कि विकलांगता को एक अभिश्राप के रूप में देखा जाता था प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में। ठीक है, एंशिएंट पीरियड में हम विकलांगता को अभिश्राप के रूप में देखते थे। देखिए, आप देखिए, जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम देखेंगे कि विकलांगता के लेकर हमारे प्रोस्पेक्टिव कैसे बदले। तो हमें याद रखना है, एंशिएंट टाइम में हम विकलांगता को और विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति को अभिश्राप, भगवान का दिया हुआ दंड के रूप में मानते थे। ठीक, ये एंशिएंट टाइम की बात हुई। अब हम आगे चलते हैं, हमारा टाइम बदलता है, तो हम मिडिएवल पीरियड में यानी कि मध्यकालीन युग में पहुंचते हैं। मध्यकालीन में विकलांगता को अक्सर हम ये मानते थे, ये विकलांग व्यक्ति जो है ना, उसने पाप किया है, उसने या उसके परिवार ने, जिस वजह से इसको विकलांगता से ग्रसित होना पड़ा, या फिर ईश्वर की सज़ा से जोड़ते थे। अब पाप किया है तो ईश्वर ही सज़ा देगा, तो इस चीज़ के रूप में देखते थे। और विकलांग लोगों को या तो दया की दृष्टि से देखते थे हम, या तो फिर डर की नज़र से। देखिए, जब हम मध्यकाल में आए यानी कि मिडिएवल पीरियड में आए, तो हम विकलांगता को ईश्वर का दिया हुआ दंड मानने लगे कि व्यक्ति ने कोई पाप किया था, इसको ईश्वर ने दंड दिया। तो जब दंड दिया तो जो कुछ लोग थे उन्होंने विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति को दया की दृष्टि से देखा, तो कुछ ने उनसे डर की नज़र यानी कि देखा कि ये हमारी तरह नहीं है, ये हमसे अलग है, तो उनसे डरने लगे, दानव, दैत्यों के रूप में देखा जाने लगा। और इसी टाइम में हमने विकलांग लोगों को कहाँ पे? सर्कस में देखा, उनको चिड़ियाघर की तरह यूज़ करते थे लोग, विकलांग लोगों को सर्कस में नचवाते थे। तो वो मिडिएवल पीरियड में होता था हमारे साथ, या हम लोग मिडिएवल पीरियड में विकलांगता को पाप के रूप में जानते थे। यहाँ पे हमें ये याद रखना है। आगे की तरफ चलेंगे तो हमारा आता है औपनिवेशिक और औद्योगिक युग, यानी कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ आ गए। हम अपनी हिस्ट्री भी ऐसे ही पढ़ते हैं, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक में अंग्रेज आते हैं। तो औपनिवेशिक यानी कि अंग्रेजों का आगमन हो चुका था हमारे देश में। तो देखो, औपनिवेशिक और औद्योगिक युग में विकलांग लोगों को मानसिक अस्पतालों या संस्थानों में रखा जाने लगा। हमें पता है कि अंग्रेजों ने हम पे केवल राज ही नहीं किया, हमारे कल्याण के लिए भी कुछ काम किए। तो उन्होंने जब देखा ना विकलांग लोगों के साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार हो रहे हैं कि लोग उन्हें सर्कस में नचवा रहे हैं, तो उन्होंने इनके लिए थोड़ी सी आवाज़ें उठाई, यानी कि उनके लिए अस्पताल वगैरह बनवाए और लोगों को थोड़ा सा जागरूक किया कि इन लोगों को समाज से अलग रखते हो तो कम से कम अस्पतालों में रखो, अलग संस्थानों में रखो, जहाँ पे इनकी देखभाल की जाए। और फिर वहाँ पे लोगों ने उन्हें शिक्षा और रोजगार से वंचित रखा, यानी कि जो विकलांग व्यक्ति है उसको अस्पताल या किसी संस्थान में तो रखा, लेकिन इन्हें शिक्षा या रोजगार से वंचित रखा गया। बस उन्हें रख दिया कि वहीं पे रहेंगे, अपना जीवन वही व्यतीत करेंगे, लेकिन जीवन में कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिल रही, रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे। ठीक, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब आती है 20वीं सदी, यानी कि 20th सेंचुरी आती। यहाँ पे
प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई सैनिक विकलांगता के साथ लौटे। हमें पता है पहला और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो बहुत लोगों को जान माल की हानि हुई थी, और जो हमारे सैनिक थे, सोल्जर्स थे, वो डिसेबिलिटी के साथ लौटे। तो इसमें समाज में जागरूकता बढ़ी कि विकलांगता अधिकार आंदोलनों की शुरुआत हुई। जब उन्होंने देखा कि ये जो व्यक्ति हैं वो गए थे सैनिक के रूप में गए थे बहुत स्वस्थ, लेकिन वहाँ से लौट रहे तो विकलांगता के साथ लौट रहे, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, विकलांगता जीवन के साथ भी हो सकती है। तो लोगों का पर्सपेक्टिव यानी कि सोच बदलने लग गई। उन्होंने विकलांगता के लिए कई आंदोलन वगैरह शुरू किए और लोगों ने विकलांगता को थोड़ा सीरियस लेना शुरू किया 20वीं सदी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 युद्ध हुए थे। उस युद्ध में हमने देखा कि भाई जो नॉर्मल व्यक्ति है वो भी आने वाले समय में विकलांग हो सकता है। ठीक, तो 20वीं सदी में द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ लोग सैनिक विकलांगता से ग्रसित हुए, और जिस कारण से लोगों का पर्सपेक्टिव विकलांगता को लेकर बढ़ा और उन्हें कुछ अच्छा सोचना शुरू किया कि नहीं, विकलांगता भी जन्मजात तो होती है, तो उसको हमने सजा के रूप में ले लिया, लेकिन जो अब हो रहा है इसको हम किस वजह से देखें। तो कई उनके अधिकारों के लिए कई आंदोलन वगैरह चले, जैसे कि हमारे यहाँ RPWD एक्ट आया, PWD एक्ट आया, वो तो अब आया है, लेकिन उस समय से ही हमने विकलांगता को अच्छी निगाहों से देखा, इस वजह से ये काम हुआ। हम आगे चलते हैं तो हमारा 5वां मॉडल आता है, और 5वां जो पर्सपेक्टिव आता है वो मॉडर्न टाइम का आता है, यानी कि अब का युग। अब का युग हमें क्या कहता है? आज विकलांगता को अधिकार आधारित दृष्टिकोण से देखा जाता है, यानी कि विकलांग व्यक्तियों को भी समाज में दर्जा दिया जाता है, उन्हें सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। जैसे कि अमेरिकन विकलांगता अधिनियम यानी कि ADA, फुल फॉर्म हो गया आपके लिए, ADA की फुल फॉर्म अमेरिकन विकलांगता अधिनियम, और भारत का विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम जैसे कानून सम्मान और समावेशन को बढ़ावा देता है। यानी कि मॉडर्न टाइम में हमने विकलांगता को एक्सेप्ट किया और उनकी डेवलपमेंट के लिए भी हमने बहुत सारे अधिनियम लाए और उनके बारे में अच्छा सोचा। ठीक है, तो ये मॉडर्न टाइम में ही विकलांगता की देन ही है, जो हम आज RCI के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, और विकलांग व्यक्ति यानी कि जो दिव्यांग बोलते हैं हम उन्हें, स्पेशल नीड वाले जो पर्सन्स होते हैं, उनके लिए हम कुछ योगदान देते हैं, उनकी लाइफ में उनका मैक्सिमम डेवलपमेंट की ओर अपना सहयोग करते हैं। ठीक, तो देखिए हमने कैसे विकलांगता के पर्सपेक्टिव को चेंज किया। पहले जब हम प्राचीन काल में थे तो हम विकलांगता को ज़्यादा उस नज़र से नहीं देखते थे कि हम उनको बस श्राप वगैरह के तौर पे देखते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला हमने विकलांगता के बारे में सोचना शुरू किया। ठीक, तो 5 टर्म्स हमें याद रखने हैं विकलांगता के पर्सपेक्टिव में। पहला हमें याद रखना है प्राचीन काल, दूसरा हमें याद रखना है मध्यकालीन युग यानी कि मिडिएवल पीरियड, तीसरा हमें याद रखना है औपनिवेशिक और औद्योगिक काल यानी कि कॉलोनियल एंड इंडस्ट्रियल एरा, और फिर हमें याद रखना है 20वीं सदी, और फिर हमें याद रखना है मॉडर्न टाइम। तो देखिए हम बात करते हैं, जैसे कि हम पहले थे प्राचीन काल में हम विकलांगता को एक किस तरह से देखते थे? अभिशाप के रूप में देखते थे। ठीक, मध्यकाल में हम उनमें दया और डर की नज़र से देखते थे। ठीक, औपनिवेशिक काल में हमने उन्हें अलग संस्थान दिया, अलग जगह उनके लिए बनाई। ठीक है, लेकिन उनको रोज़गार और शिक्षा से वंचित रखा। ठीक, 4th में हमने उनको रोज़गार शिक्षा भी देने के बारे में सोचा। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध आया था, उसमें बहुत सारे सैनिक विकलांग हो गए थे, जिनको देखकर हमने थोड़ी सी सीख ली वहाँ से कि विकलांगता एक अभिशाप नहीं है। विकलांगता के बारे में, विकलांगता से ग्रसित लोगों के बारे में हमें कुछ करना चाहिए। ठीक, फिर आता है मॉडर्न टाइम, जिसमें बहुत सारे अधिनियम आए, सुधार आए, एक्ट्स आए, जिसके थ्रू अभी विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए हम अपना सहयोग दे रहे हैं ताकि हम उनका मैक्सिमम डेवलपमेंट कर पाएँ। ठीक, तो आज के सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। उसमें हम जानेंगे कि हैंडीकैप और डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ऐसा लगा हो कि ये चैनल और वीडियो इन्फॉर्मेटिव है,
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स हम तक पहुंचाइए।